हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और वेलकम है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीसीआर द कोर्ट रूम में। हमारे यहाँ एक लीगल सीरीज ऑलरेडी रनिंग है फॉर क्लास 11th एंड 12th इन विच वी आर कवरिंग लीगल स्टडी सब्जेक्ट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th का है, यूनिट 2 चैप्टर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो चलिए समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। Administrative law is basically a body of law which governs about the administrative authorities, government bodies। एक ऐसी बॉडी ऑफ लॉ बना दी गई है जहां वो गवर्न करता है, किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, फॉर गवर्नमेंट बॉडीज एंड एजेंसीज। जो भी हमारी कंट्री में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, एजेंसीज हैं, उनको कौन रन करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है। ये डिटरमाइन करता है क्या? उनके पावर्स, उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फंक्शंस एंड द रूल मेकिंग पावर विच इज गिवन टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विद इन आवर इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही ड्राइव होके निकला है, बट नाउ इट इज अ सेपरेट लॉ। ये ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन ये अपने आप में अलग एक सब्जेक्ट है, अलग एक लॉ बना दिया गया है विच इज बेसिकली रूलिंग एंड गवर्निंग द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। अगर हम बात करें तो ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। ये रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है किसके बीच में? बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के बीच में जो भी रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू ही हो रहा है। बिकॉज थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ everybody, the citizen of India, can make sure, are ensured that the executive bodies which are performing their duties, whether they are performing it fairly or not। क्या वो जो पब्लिक के लिए अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, क्या वो फेयरली कर रहे हैं उसको, या उसमें कोई भी आर्बिट्ररी या फिर अनरीजनेबल एक्शंस हो रहे हैं। ये सब कौन इंश्योर कर रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ। ये पब्लिक लॉ का पार्ट है। ये ड्राइव हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में से, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकल के आया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है बिफोर 21 सेंचुरी। 21 सेंचुरी से पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही माना जाता था, बट नाउ एज सून एज द टाइम इज चेंजिंग, नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज डील एज द अदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, दो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ओनली। ये ड्राइव हुआ है लेकिन प्रिंसिपल सारे उसी के ही फॉलो करेगा, लेकिन ये अब अपने आप में अलग लॉ है। दो वी कैन नॉट से दैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये इट इज जस्ट अ जज मेड लॉ, जजेस के थ्रू बनाया हुआ लॉ है, और ये इवॉल्व हो रहा है ओवर द टाइम पीरियड। बट इट विल ऑलवेज बी फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। जो भी प्रिंसिपल दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको फॉलो करेगा, उसी के बेसिस पे ही चलेगा। एंड इट इज नाउ अदर बॉडी, इट इज नाउ अदर बॉडी विच इज टोटली गवर्निंग द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एजेंसीज एक्सेट्रा। तो चलिए आगे का समझते हैं हम। हमारा ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th लीगल स्टडीज। टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। चलिए, तो अब हम समझेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पब्लिक लॉ है। वो क्या गवर्न कर रहा है? इट इज गवर्निंग द पावर्स, फंक्शंस, ड्यूटीज एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की पावर है, ड्यूटीज है, फंक्शंस हैं, और जो भी प्रोसीजर उनको फॉलो करना है, ये कौन बता रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बता रहा है, राइट। तो वहां पे और हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कितनी है, कौन कौन सी है। वो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अथॉरिटीज, बोर्ड्स, कमीशंस एंड ट्रिब्यूनल्स, राइट। तो जो अथॉरिटीज हैं उनके अंडर में कौन कौन आता है? हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं, पब्लिक
अथॉरिटीज आती हैं, बोर्ड्स जितने भी बने हुए हैं, कमीशन जितने भी हैं और ट्रिब्यूनल्स, राइट। आगे का हम समझेंगे इसमें आगे और क्या बता रहा है इसका मीनिंग एंड की पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू की पॉइंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए बनाया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को रेगुलेट कर सके, उसके लिए प्रॉपर एक रेगुलेशन मैकेनिज्म हो, जो अथॉरिटीज है वो आर्बिट्ररी ना बन जाए, वो अनरीजनेबल एक्शंस ना लेने लगे, वो जो भी उनको रेगुलेट करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करेगी, राइट। इंश्योर कर सके कि जो भी लॉ बन रहा है क्या वो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू ही चल रहा है या नहीं, बिकॉज इट एंश्योर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर अकॉर्डिंग टू लॉ, जो उनको लॉ के अकॉर्डिंग पावर मिली है क्या वो उसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड तो नहीं जा रहे, दैट इज बीइंग मेंशन्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। उसके बाद जो हमने पहले भी बोला कि इट प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी एंड अनरीजनेबल एक्शन, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज या बॉडीज कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजंस ना ले, कोई अनरीजनेबल एक्शंस ना ले, आर्बिट्ररी डिसीजंस में अपने बेसिस पर कोई डिसीजन ना लूं, जो मुझे एज पर द लॉ डिफाइंड है, मुझे बताया गया है, मैं उसी के ही बेसिस पर चलूं, वहां अपना इंटरवेंशन नहीं करूं, इट इज सेइंग दैट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये बोल रहा है कि इट प्रोटेक्ट्स सिटीजंस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अगर किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कोई पावर दी गई है तो क्या वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा, क्या वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है या नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चेक करेगा, ये इसी के थ्रू ही बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो भी पावर्स लेके बैठे हैं उनके पास जो पावर है वो उसका मिसयूज ना करें सिटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि आफ्टर ऑल जो भी लॉ बना है सिटीजन के वेलफेयर के लिए बना है, इट इज नॉट लाइक कि कोई भी एक्स पर्सन अपनी पावर का मिसयूज करके जो भी सिटीजन है उसको परेशान करे, राइट। इसके बाद इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, once any law is made or once any authority is being assigned तो वहां उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, that particular department, if any X department is following such procedure कि ये लाइसेंस मेकिंग अथॉरिटी है, ये लाइसेंस दिया जाएगा फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, फॉर एग्जांपल अंडर आरटीओ एक्ट, आरटीओ में जो हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अपना एनरोल कराते हैं तो वहां वो अथॉरिटी है। अब अगर कोई भी केस या कोई भी सिनेरियो या कुछ भी होता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो एक्स पर्सन कहाँ जाएगा, फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट टू बी परफॉर्म, राइट। तो इससे मेन चीज क्या प्रमोट होगी, सबसे मेन चीज जो प्रमोट होगी दैट विल बी द ट्रांसपेरेंसी इन द कंट्री, हर एक सिटीजन को पता है कि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इस चीज को रन करता है और हम जाके यहाँ पूछेंगे ये अकाउंटेबल है हमें बताने के लिए, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द गवर्नमेंट, राइट। इट प्रोवाइड्स लीगल रेमेडीज अगेंस्ट इलीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अगर कोई भी इलीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो रहे हैं, कोई भी ऐसा काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कर रहे हैं जो इलीगल है, जो बिल्कुल मना है लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से बिल्कुल ही तरीके से डिनाइड है, इलीगल है, घोषित इलीगल घोषित कर रखा है, तो उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है और देखता है और उसके बाद एक प्रॉपर लीगल रेमेडी देता है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इलीगल एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अगर कोई भी इलीगल एक्शन किया है तो उसके अगेंस्ट एक सिटीजन लीगल रेमेडी क्लेम कर सकता है, राइट। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल था कि अगर कोई भी स्कीम बन रही है, कोई भी आवास योजना है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है, कुछ भी है, वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं एज पर द लॉ, जैसे वो बनी है क्या वो ऐसे इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, इसका चेक या रेगुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन जो कौन करेगा, वो पूरा प्रोसीजर कौन फॉलो करेगा, वो करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, राइट। हमको बहुत सिंपल समझ आ गया, एक लॉ बन चुका है,
पार्लियामेंट ने बना दिया है, बिल पास हो गया है, वो एक एक्ट बन चुका है। अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? उस एक्ट को इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट बॉडीज, अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कर रही है, जो असाइंड है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं, राइट? चलिए आगे समझते हैं। इसमें आज हम बहुत बेसिक डिफरेंस पता करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ड्राइव हुआ है कहां से? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ड्राइव हुआ है कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमेशा से ही सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, राइट? जो भी अगर कोई प्रिंसिपल बनाया जाएगा, कोई भी अगर पर्टिकुलर एक्ट बनाया जाएगा, वो फॉलो करेगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज बीइंग derived from constitution law. Earlier it was a part of constitution law, but soon after जैसे ही कंट्री डेवलप कर रही है, डेवलप बनती जा रही है विद टाइम विद सिनेरियो, तो वहां वो ड्राइव होके अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बन गया। हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज द जीन्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द स्पीशीज। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो जीन्स है, उसी से ड्राइव जो होकर निकल के आया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, वो उसका स्पीशीज है, वो उसी का पार्ट है, वो उसी की ब्रांच है, वो उसी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो अब अपने आप में एक अलग लॉ है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बहुत सिंपल से बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या कर रहा है? इट रेगुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम हो गई है, बन चुकी है, अब उसको रेगुलेट करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर बना के एक स्टेट फॉर्म कर दिया, स्टेट बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा तैयार कर दिया, एक बेस ग्राउंड वर्क कर दिया। अब उस ग्राउंड वर्क में से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स निकाले गए, उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रेगुलेशंस को वो कैसे प्रॉपर तरीके से चलेंगे, कैसे वो काम करेंगे, ये सब बताएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आया समझ में? बहुत सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उसका जीन्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की स्पीशीज है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सुप्रीम है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ब्रांच है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने एक स्टेट बना दिया, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर बना दिया प्रॉपर, और उसमें से जो उसकी अथॉरिटीज बनी है, जो गवर्नमेंट बॉडीज, अथॉरिटीज, एजेंसी जितनी भी फॉर्म हुई है, वो कैसे काम करेंगी, क्या उनकी पावर्स, ड्यूटीज, रूल मेकिंग पावर जो भी होगी, वो कौन बताएगा? वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताएगी, राइट? सेकंड, इट डील्स विद इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ and it deals with creation of law and distribution of power. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाएगा? लॉ बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑलरेडी गिवन है कि पार्लियामेंट के पास जाएगा, बिल पास होगा, बिल पास होके वो एक एक्ट बनेगा। अब वो एक्ट बन गया, अब वो एक्ट फॉर्म होगा और वो इम्प्लीमेंट होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन है उस लॉ का, वो इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज मेक श्योर करेंगी कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर उनको मिली है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास अलग अलग पावर है, वो उस पावर का यूज करते हुए क्या वो लॉ जो बना हुआ है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये काम करना एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंडर डिफाइंड है, राइट? चलिए, प्रोटेक्ट्स सिटीजन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड सेकंड थिंग प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट टू लाइफ है, जो बहुत सारे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का। थ्रू अगर हम आप आगे जब क्लैरिटी तैयारी करोगे तो आपको उसमें आगे पता चलेगा कि इसके थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ोगे, जितने भी हमारे राइट्स हैं। उसके अलावा आप रिट्स जिसके थ्रू ये प्रोटेक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स,
एज अ सिटीजन हम रिट फाइल कर सकते हैं और हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। तो ये गिवन है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। एंड नाउ इट इज स्पीकिंग अबाउट द मिसयूज ऑफ एनी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो भी सिटीजन है उनके लिए ही कानून बना है, उनके लिए ही लॉ बना है। जो लॉ बना है वो हर एक सिटीजन के लिए है, उनके प्रोटेक्शन के लिए है। और जो अथॉरिटीज के पास जो पावर दी गई है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उनके अगेंस्ट मिसयूज करने के लिए नहीं है। अगर वो मिसयूज करते हैं तो उसके लीगल रेमेडी भी है। देयर इज लीगल रेमेडीज आल्सो। सिटीजंस जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं उन लीगल रेमेडीज को। तो यहाँ ये मेक श्योर करते हैं व्हाट, कि इट प्रोटेक्ट्स सिटीजंस अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, controls action of government departments and agencies, defines power of legislature, executive and judiciary. कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है वो किसको बताता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये तीनों के बारे में डिफाइन करता है, हमें बताता है किसकी क्या पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसकी क्या ड्यूटीज है, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसके बारे में बात करता है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज हैं उनके एक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जो भी उनको ड्यूटीज मिली हुई है, जो उनको फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, क्या वो उसमें जो भी डिसीजंस ले रहे हैं इट इज विद इन द लॉ, इट इज एज पर द लॉ। तो ये चेक करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफाइंड है, राइट। और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज स्पीकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक कवर करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन बिहाइंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड समझते हैं। अगर हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो एट द टाइम ऑफ मौर्य डायनेस्टी और गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पर देयर वाज टोटली सेंट्रलाइज्ड पावर। पावर वाज विद इन द हैंड ऑफ वन पर्सन व्हिच वाज रूलिंग ओवर अदर ऑफिशियल्स जो उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए उसके बाद सेवरल चेंजेस हुए, और वो चेंजेस वन ऑफ द मेन इम्पैक्ट वाज कि ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेचर्स को पावर दी कि अब वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट अथॉरिटीज और बॉडीज के पावर पास वो पावर को ड्राइव करें, आगे उनको डिसेंट्रलाइज्ड करें। इसका एक मेन रीजन ये भी था क्योंकि सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने, हमारी कंट्री ने ये डिसाइड किया था that now we want to work on the path of welfare state. We want to become a developing country. तो उस डेवलपिंग कंट्री को बनने के लिए स्टेट फॉर्म हुए। स्टेट फॉर्म होने के बाद हमें एक ऐसी बॉडी चाहिए थी, एक ऐसी रूल्स ऑफ लॉ चाहिए था जो पावर ऑफ अथॉरिटीज बता सके, किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की, जो उनकी पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शन को असाइन कर सके, उनको बता सके। वो सब कौन कर रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कर रहा था। इसीलिए उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बहुत ज्यादा नीड थी, क्योंकि उस टाइम का हमारा सिनेरियो बहुत अलग था। बट सून आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें उस पाथ पे चलना था जहां हमें अपने देश को आगे बढ़ाना था, हमें एक अच्छे रास्ते पे चलना था जहां हमारी कंट्री जो आज पहुंच चुकी है उस स्टेज पे लाना था और उससे भी आगे और लेके जाना है इन फ्यूचर, राइट। तो चलिए समझते हैं क्या बोलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज expanded because modern governments perform numerous activities for welfare and regulatory functions। जो मॉडर्न गवर्नमेंट है हमारी वो किस रास्ते पे चली है कि वेलफेयर के लिए, कंट्री को रेगुलेट करने के लिए ऐसे फंक्शंस बने जिससे एक अच्छे रास्ते पे सिटी कंट्री को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ सकें। और उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर रास्ता चाहिए, प्रॉपर अथॉरिटीज पता हो, उन अथॉरिटीज को अपनी पावर पता हो, उन पावर को वो सही तरीके से यूज करके उस कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री बना सके। दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड, समझे। जो हमारा मोटिव था वो ये था। और आज देखिए, और इंडिपेंडेंस से हमें अपने आप को आज कंपेयर करिए, तो आने वाले टाइम में नो डाउट इफ वी वर्क ऑन द सेम पाथ, if we are thinking about to become the most developing country, most developed country, तो वहां डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना बहुत जरूरी है।
because there will be no arbitrary decisions, there will be no unreasonable action will be claimed, no misuse of power will be there, and it will definitely lead to growth of a nation automatically. बहुत सिंपल बात है, ठीक है। तो इसके रीजन क्या थे? राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट। हम पेन चेंज करेंगे। हाँ, नाउ राइज ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो वहां पे हमें किस चीज की जरूरत थी? एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक अच्छे देश को बनने के लिए एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी प्लस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलना बहुत जरूरी है। उस टाइम से अगर हम आज को कंपेयर करें तो, अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस और आज अपने आप को कंपेयर करें तो उस टाइम पे इस चीज की बहुत ज्यादा नीड थी। हमें एक अच्छा सिस्टम मिल सके, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिल सके, एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिल सके, हमारे जो आसपास की हमारी बाउंड्रीज है हमारी कंट्री की वो सिक्योर रहे। दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड एट दैट टाइम ऑफ द पीरियड। एंड नाउ वी आर नाउ, अगर हम आज कैलकुलेट करें तो हमारी बाउंड्रीज कितनी सिक्योर है, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने ज्यादा हो चुके हैं। सो दैट वाज द रीजन, राइट। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिंपली मीन्स मैं अपनी पावर जो मुझे एक्स वाई जी पावर मिली हुई है, मैं उसको डेलीगेट करके एक्स और वाई पावर किसी अदर पर्सन को दे दूं। वो उस टाइम पे दैट वाज द आल्सो रीजन बिहाइंड। इसकी वजह से मेन चीज क्या होती है? अगर मैं सारी पावर अपने पास ही लेके रखूंगी, इसको हम एक बहुत लाइव एग्जांपल समझते हैं। आज हमारे यहाँ हमारी कंट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इज नोन एज मिस्टर अंबानी। मिस्टर अंबानी के पास बहुत सारी उनकी कंपनीज हैं जो अलग अलग सिनेरियो में काम कर रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, एसेट्रा एसेट्रा। अगर अब अंबानी जी ये बोले कि सारी पावर मैं अपने पास रखूंगा, सारी मैं ही बताऊंगा सब में क्या होना है, और मुझे ही पता है सबके बारे में कि सब बिजनेस कैसे रन करेगा, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। एक तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, डिसीजन बहुत लेट होना शुरू हो जाएंगे, और थर्ड थिंग कि हर चीज की नॉलेज मुझे नहीं है इन पर्टिकुलर, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से क्या होता है, उससे मेन चीज ये होती है कि रूल मेकिंग पावर बहुत इजीली होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत क्विक क्विक डिसीजन मेकिंग होगा। हर पर्सन को अपना काम पता है, हर पर्सन को अपनी अथॉरिटी पता है, हर पर्सन को अपनी ड्यूटी पता है, उसे क्या परफॉर्म करना है। सो दैट वाज द इम्पैक्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। रूल मेकिंग पावर्स आर डेलीगेटेड, रूल मेकिंग पावर डेलीगेट कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वर फ्रेम, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज वर फ्रेम इन आवर कंट्री। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारे जितनी भी ऑडियंस है वो कमेंट में मुझे बताए कि किस डिपार्टमेंट का क्या रोल है, क्या डिपार्टमेंट इसमें काम करता है, उसके पास क्या उसकी पावर है, सॉर्ट ऑफ इन अ वेरी शॉर्ट मैन। और अगर नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि वो क्या काम करता है, राइट। एक्सपर्ट्स प्रिपेयर टेक्निकल रेगुलेशन। अगर अंबानी जी ही सारे डिपार्टमेंट्स को रूल करेंगे तो क्या उनको सारे डिपार्टमेंट्स की पर्टिकुलर नॉलेज है? हो सकती है, माइट बी पॉसिबल, बट आई डोंट थिंक सो इन अ डीप मैनर नहीं होगी। उनको उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट हायर करना ही पड़ेगा। और जब आप किसी को कोई काम देते हो, जब विद काम उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे एक पावर भी मिलती है, और वो पावर अगर उसके खुद के पर्टिकुलर डोमेन में हो जिसमें वो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, तो नो अनडाउटेडली वो एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा, वहां वो बहुत अच्छा डिसीजन दे सकता है, राइट। अब एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन, गवर्नमेंट फंक्शंस जो भी, जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई उसके बाद उसको उसके ड्यूटीज राइट्स फंक्शंस बताए गए। अब फंक्शंस में भी बहुत सारी ऐसे एक्सपेंशन करने पड़े, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने पड़े, जिससे कि हमें ये पता हो एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री कि इफ दिस पर्टिकुलर वर्क इज कंसर्न तो मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है। अगर मुझे अकाउंट खुलवाना है बैंक का तो मैं बैंक में जाऊंगी, मैं बैंक का अकाउंट खुलवाने रेलवे स्टेशन नहीं जाऊंगी, राइट। बहुत सिंपल है ये तो, मतलब बहुत सिंपल लेमैन बात है बिल्कुल। एक जिसको नॉलेज भी नहीं होगी उसको भी ये बात पता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी ये बात पता है। क्यों?
क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम असाइन कर दिया गया, उस काम को असाइन करके उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसके पास एक पावर आई, उस पावर के लिए जो वो काम, जो मेन वो काम कर रहे थे, वो सब हमारे सिटीजन के लिए, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो भी फंक्शन कर रही हैं वो सिटीजन के लिए कर रही हैं, दे आर वर्किंग फॉर सिटीजन्स, राइट। तो अब हमारे उस टाइम पे जो नीड थी, एक्सपेंशन हुआ, वो किस किस डिपार्टमेंट्स में हुआ? बैंकिंग, इंडस्ट्रीज, एनवायरमेंट, एजुकेशन, टैक्सेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, पब्लिक वेलफेयर स्कीम, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को स्टेब्लिश किया गया, उनको उनके काम बताए गए, और इट विल ऑटोमेटिकली लीड्स टू ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। अगर सारा काम सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट लेके बैठा होता आज, then it will be the most chaotic situation, because सब हर इंसान जिसको जिस डिपार्टमेंट से काम है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास ही जा रहा है। सोचो, मतलब प्रैक्टिकली देखो कि ये कितना इम्पॉसिबल और कितना क्योटिक लगता कि डिसीजन कैसे लिया जाए उस टाइम पर, और किस किस केस को एक्सेप्ट किया जाए, किसको अभी थोड़ा पेंडिंग में रखा जाए, किसके लिए डिसीजन तुरंत लेना है या किसके लिए डिसीजन थोड़ा बाद में लेना है। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाती। तो उस टाइम को याद करते हुए आज का सिनेरियो अगर हम चेक करेंगे तो आज हमारे लिए इजी इसीलिए है क्योंकि हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको एक्सपैंड कर दिया गया और उनको उनके अलग अलग फंक्शन बता दिए गए। अभी हमने जैसे बहुत बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल समझा था कि बैंक अकाउंट खुलवाना है तो बैंक जाएंगे, रेलवे स्टेशन नहीं जाएंगे, और अगर ट्रेन से कहीं ट्रैवल करना है तो रेलवे स्टेशन जाएंगे, एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, राइट। बहुत सिंपल। उसके बाद आर्टिकल 12 अदर अथॉरिटीज। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 12 में विद इन स्टेट्स डिफाइंड है, विद इन स्टेट जो डेफिनेशन है, स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है उसमें, उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी बॉडीज हैं जो स्टेट के अंदर कवर होंगी। लेकिन उसके अलावा जो उसमें एक और चीज दी गई है वो है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज इधर आएंगी, वो इधर डिफाइंड है। और वो अदर अथॉरिटीज जो जो भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, चाहे वो स्टेटरी बॉडीज हो, चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे पब्लिक अथॉरिटीज हो, या कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सब विद इन काम करेंगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर। और अनडाउटेडली इसी से ही क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर आईआईटीज थी, विद टाइम फ्रेम आईआईटी आईआईएम्स और बढ़े, एनएलयूज बढ़े, बहुत सारे जितने भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यूपीएससी का और स्कोप बढ़ा, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ऐड हुए। सो ऑल दोज आर कवर्ड नाउ अंडर अदर अथॉरिटीज, अंडर आर्टिकल 12, जो अदर अथॉरिटीज के बारे में बात करता है, जो इधर कवर हुई है, राइट। उसके अलावा नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, एक्सपर्ट नॉलेज, फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये अभी हम बात कर रहे थे, जो बता रहे थे कि अगर हमारे पास कोई अथॉरिटी आई हुई है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है मेरा, तो मुझे उसमें डिसीजन मेकिंग करने में बहुत इजी और बहुत जल्दी होगा। और प्लस मेरे पास अगर एक एक्सपर्ट नॉलेज है उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो वहां मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखना मेरे लिए बहुत एक इजी टास्क होगा, राइट। चलिए, इंपॉर्टेंस बता रहा है, एफिशिएंटली काम करेगी गवर्नेंस, एक्सपेंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो और एक्सपेंड होंगी। देन प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई भी अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकता, ये इंश्योर करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनने के बाद उनके एक्शन की बात आई, तो वहां एक्शन में उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड, उनके फंक्शन से रिलेटेड उन्हें अलग अलग काम बता दिए गए कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, राइट। तो वो चार चीज में डिवाइड किए गए, चार चीज में वो डिवाइड किसके बेसिस पे किए गए, नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, इसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया गया। और वो चार बॉडीज कौन कौन, चार हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो कौन कौन बना दिए गए,
दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन, क्वाजी जुडिशियल एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और मिनिस्ट्रियल एक्शन। इसको हमने चार अलग अलग चीज में क्लासिफाई कर दिया। पहला बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन के बारे में, दूसरा बात करता है क्वाजी जुडिशियल एक्शन के बारे में, तीसरा बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बारे में, और चौथा बात करता है मिनिस्ट्रियल एक्शन के बारे में। राइट, तो हम इसको अब पर्टिकुलरली टॉपिक वाइज समझेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। चलिए, नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन। इसके वर्ड से ये समझ में आ रहा है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लेजिस्लेटिव बॉडी बन चुकी है, अब लेजिस्लेटिव जो बॉडी है वो अपना काम, अपनी अथॉरिटीज, अपनी पावर, अपनी ड्यूटीज उसको क्या कर रहा है, डेलीगेट कर रहा है। किसे कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को बता रहा है कि नाउ दिस इज योर पावर, दिस इज योर ड्यूटी यू हैव टू परफॉर्म। और उस डेलीगेशन से क्या हो रहा है, उस डेलीगेशन से लेजिस्लेचर का काम भी थोड़ा कम हो रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, क्योंकि उसके पास और भी काम है करने के लिए। इसमें वो अपना डेलीगेट करके थोड़ा उसके लिए काम कम हो रहा है। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जब काम कर रही है, उनके पास अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म उन्हें मिल रहा है, उन्हें एक प्रॉपर पूरा वे ऑफ वर्क, उन्हें कैसे काम करना है, ये प्रॉपर डेलीगेशन के थ्रू भी मिल रहा है। राइट, चलिए समझते हैं इसमें क्या लगा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन अकर्स व्हेन द लेजिस्लेचर डेलीगेट्स सम ऑफ इट्स लॉ मेकिंग पावर टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, and this whole procedure is known as delegated legislation. right, delegated legislation के बारे में बात करता है। अब यहां जब ये बोल रहा है ना कि लॉ मेकिंग पावर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, तो यहाँ लॉ मेकिंग पावर कौन कौन सी दे रहा है, वो दे रहा है जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस जो भी बनानी है, इस अथॉरिटी को आपको ये अथॉरिटी मिल रही है, इसके थ्रू आप अब नाउ यू आर एलिजिबल, नाउ यू आर दैट मच केपेबल, नाउ यू होल्ड दैट मच अथॉरिटी कि अब आप ये सब लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, ऑर्डर्स बना सको और फिर उनको इंप्लीमेंट भी करा सको बनाने के बाद। राइट, जो मेन लॉज बन रहे हैं उसको इंप्लीमेंट भी कौन करा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। प्लस जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बायलॉज जो उनको पावर मिली हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को बनाने की, उसको भी बनाएगा भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसको इंप्लीमेंट भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही करा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज आ रही हैं, उनका अब ये काम है इसके थ्रू ये करना। राइट, चलिए, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मीन्स द लेजिस्लेचर delegates its power to detail rules and administrative authorities। ये हमने समझ लिया है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब इसमें मेन चीज क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव का टाइम बच रहा है, और इस सब मेन चीज वो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इतना टाइम नहीं लगाकर नहीं हर लॉ बना सकता। एक पर्टिकुलर स्टेट है, एक पर्टिकुलर स्टेट की लोकल बॉडीज हैं, उन लोकल बॉडीज को वहां का रेगुलेशन और रूल्स ज्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कंपैरेटिवली अ पर्सन हु इज सिटिंग इन एक्स स्टेट इन एक्स सिटी। उनको उतना आइडिया नहीं होगा जितना ग्राउंड रियलिटी वहां के लोकल लोगों को होगा। तो दिस इज द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वेयर यहाँ पे अथॉरिटी मिल रही है कि एक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो चाहते हैं, उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो वहां रूल मेकिंग पावर उनको डेलीगेट कर दी गई थी। इससे क्विक डिसीजन मेकिंग हुआ, जल्दी से जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं, बहुत जल्दी काम हो सकता है, विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम बहुत इजीली काम हो सकता है। राइट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जिसके पास जिसकी जो नॉलेज है उसकी उस नॉलेज को वहां यूज करके, उसके पर्टिकुलर डोमेन को यूज करके वो पर्टिकुलर लॉ बनाया जा सकता है। उस पर्टिकुलर लॉ को फिर कैसे इंप्लीमेंट कराना है, उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट की राय से वहां आगे वो डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी है, एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। यहाँ पर अगर कोई लॉ बन रहा है तो जो लोकल बॉडीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, वो सबसे एफिशिएंट मैनर में उस लॉ को इंप्लीमेंट करा सकती हैं, क्योंकि वो वही उसी लोकल एरिया की है, उसी लोकल स्टेट की है, उसी लोकल पर्टिकुलर डोमेन की है जिसमें वो काम कर रही है। राइट, अगर हर लॉ हर स्टेट में उतनी पर्टिकुलर तरीके से एप्लीकेबल नहीं हो पाता, अगर आप ग्राउंड रियलिटी में जाके हम देखें तो हर एक स्टेट में अपनी एक कल्चर है, अपना एक कस्टम है,
अपनी एक रेगुलेशन है, और उन कल्चर कस्टम रेगुलेशन से ही लॉ बनता है, और उस लॉ की गाइडलाइन से ही एक नॉर्मल सिटीजन के लिए उसकी आम जिंदगी में उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, अब यहाँ हम 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स जो हमारे हमसे कनेक्टेड हैं, मैं उनको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देने आई हूँ, और वो इंफॉर्मेशन है कि हम क्लैट, सीयूटी और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे बैचेस रनिंग में है, हम डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका सबसे मेन जो आपके लिए हेल्पफुल है वो है कि हमारी जितनी भी फैकल्टी है, all those faculties are from NLU. They are NLU alumni. और अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, तो 2026 में AIR 1 एलिट जो निकले हैं, RNJB सिंह, वो हमारी ही फैमिली का पार्ट थे, TCR का ही पार्ट, राइट। तो मैं सब लोगों से एक बहुत नॉर्मल एज अ मेंटोर मैं आपको यहाँ गाइड करना चाहती हूँ कि सी, इफ यू आर ऑलरेडी इन 11th एंड 12th, और जब आपका इंटरेस्ट लीगल स्टडी सब्जेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं आप अपना फ्यूचर उसमें देख रहे हैं, और एज अ मेंटोर आई एम सजेस्टिंग यू दिस थिंग कि यहाँ आपको ये डिसाइड करना है कि जितना जल्दी आप इस रास्ते पे चल सकें वो बेटर होगा। Don't go with the trend. Don't go with what others are doing. Don't go with what friends are doing. Always go with what you are interested in. आपका इंटरेस्ट किस में है, आप उसमें जाने की कोशिश करिए, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि आपको फिर सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी अगर आप उसमें जा रहे हैं। तो अगर आप कोई और रास्ता चूज कर रहे हैं, तो अगर मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है तो मुझे स्टेशन जाके ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी, मैं एयरपोर्ट जाके फ्लाइट के लिए वेट नहीं करूंगी, वो बहुत एक बेवकूफी का डिसीजन होगा, राइट। लेकिन यहाँ अगर मैं बात करूं, अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर प्रिपेयरिंग टू प्रिपेयर फॉर क्लैट, सीयूटी, एलिफ या कोई भी अदर एग्जाम्स, आप हमारी टीसीआर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी मेंटोरशिप चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आपको पता करना है कि कैसे क्या करियर गाइडेंस आपको प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे पेज पे जाके हमारा नंबर है वो निकाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, हमारा नंबर है 9220761399। आप जब चाहें तब मेंटोरशिप की गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे एनएलयू फैकल्टी मिस्टर शिवम ठाकुर जो हैं, आप उनसे कभी भी आराम से बात कर सकते हैं, करियर गाइडेंस ले सकते हैं, आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलेगी, आपको आपका पाथ बताया जाएगा व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, और फिर अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप एनरोल करा सकते हैं। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, डेमो क्लासेस है, फ्री डेमो क्लासेस है। अब जब आप आना चाहते हैं, आप हमारी टीम से बात करके डेमो क्लास के लिए आ सकते हैं, और लिमिटेड सीट्स हैं, आप जल्द एनरोल कराइए। और मैं एक बात बोलूंगी कि इट इज ऑलवेज बेस्ट टू जस्ट वॉक एज अर्ली एज पॉसिबल ऑन द पाथ विच यू वांट टू वॉक ऑन। आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जहां अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप उस पर जितना जल्दी चलने की कोशिश करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि उस टाइम पे मेरा जो डिसीजन था वो बेस्ट डिसीजन था, राइट। तो ये नंबर दिया है, आप इस पे कभी भी कॉल करिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और फिर आपको डेमो क्लासेस, मेंटोरशिप, फ्री गाइडेंस जो भी चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अच्छा, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है क्वाजी जुडिशियल एक्शन। क्वाजी जुडिशियल एक्शन क्या है? बेसिकली हमारी जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज और अथॉरिटीज हैं, उनको राइट्स दे दिए हमने, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अब उनकी हमने सारी पावर भी डिफाइन कर दी, ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जो कोर्ट नहीं है, जिनके पास जो कोर्ट का दर्जा नहीं रखती हैं, लेकिन दे आर लाइक अ कोर्ट, दे वर्क एज अ कोर्ट, ठीक है। पर मैं इससे ना ये कमेंट में जानना चाह रही हूँ आप लोगों से, आप मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारे इंडिया में फिलहाल कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो क्वाजी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो बहुत नोन है, आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में उनका नाम सुना होगा, लेकिन वो हो सकता है कि आपको कभी पता नहीं होगा। लेकिन अगर जिसको पता है वो कमेंट में बताओ, और जिसको नहीं पता मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा समझाऊंगी कि क्वाजी जुडिशियल बॉडी हमारी कंट्री में कौन कौन सी है, राइट। चलो,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास क्वासी जुडिशियल फंक्शन करने की अथॉरिटी है, वो एज अ कोर्ट काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क लाइक अ कोर्ट, राइट। उनके पास जो भी डिसीजन, दे कैन डिसाइड एनी डिस्प्यूट्स विच आर अफेक्टिंग लीगल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक, बहुत बहुत क्लियर बात है। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और पार्टली। द अथॉरिटी इज नॉट अ कोर्ट बट इट परफॉर्म जुडिशियल फंक्शन। ये बहुत ध्यान रखिए कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, दे आर नॉट अ कोर्ट, यू कैन नॉट से दैट दे आर अ कोर्ट, बट दे परफॉर्म जुडिशियल एक्टिविटीज। उनको वो पावर दी हुई है कि आप जुडिशियल एक्टिविटीज करिए। और जुडिशियल एक्टिविटीज करने के लिए हमें सबसे मेन चीज चाहिए क्या? हमें सबसे मेन चीज चाहिए कि कोई भी पर्सन है, उसका क्या लीगल राइट है। ठीक, मेन चीज उसके लीगल राइट क्या है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्या, जब अब कोई भी एक्स वाई जी पार्टी है दोनों, अब वो कहाँ आ रहे हैं, वो उस कोर्ट में आ रहे हैं, वो उस अथॉरिटी के पास आ रहे हैं, राइट। अब वो उस अथॉरिटी के पास आ गए, अपना केस जो भी उनका है वो उसे लेकर उस अथॉरिटी के पास आ गए हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन जो कोर्ट परफॉर्म करता है, वो क्या करता है? दोनों पार्टी को हेयर करता है, हेयर द पार्टीज। ठीक है, जो भी पार्टीज आई हैं उनको सुनेगा प्रॉपर तरीके से, उस सुनने के बेसिस पे एक डिसीजन लेगा, राइट। यहाँ पे अब वो डिसीजन ले रहा है, और डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा उन पर्टिकुलर पार्टीज के बाद। जो पार्टीज कोर्ट जा रही हैं, जो पार्टीज उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास जा रही हैं, उनके राइट्स उनको पता है, उनकी लीगल राइट्स अथॉरिटी को पता है, वो उनको सुनेगा, वो उनके एविडेंसेस लेगा एज अ कोर्ट। उसके पास अथॉरिटी है कि डिसीजन लेने से पहले वो उसके एविडेंसेस लेगा, जो भी होगा, जितने भी जो एविडेंसेस उस केस से रिलेटेड होंगे उनको एग्जामिन करेगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा, और फिर वो जो डिसीजन आएगा वो बाइंडिंग होगा उन पार्टीज के ऊपर। एट द एंड यू कैन नॉट से कि ये कोर्ट नहीं है तो ये मैं इसके ऊपर बाउंड नहीं हूं। नो, यू आर बाउंड बाय दैट, बिकॉज दे आर लाइक अ कोर्ट, दे आर परफॉर्मिंग देयर क्वासी जुडिशियल ड्यूटी, राइट। यहाँ पे हमने पढ़ लिया लीगल राइट के बारे में, पार्टीज को हेयर करेगा, एग्जामिन करेगा एविडेंसेस, इट विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करें, तो अगर आप अभी 11th क्लास में हैं, उसके बाद अगर आप 12th, उसके बाद क्लैट, उसके बाद लॉ करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, जहां वो बात करता है बहुत एक सिंपल चीज के बारे में, वो ये कि कोई भी पर्सन जो है वो बिना सुने ना रहे, चाहे वो किसी भी क्राइम में एक्यूज हो, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन हो, हमें एज अ कोर्ट उसको सुनना ही पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग, जब अगर हम जस्टिस दे रहे हैं, तो जस्टिस सिर्फ दिया जा रहा है, ये सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, ऐसा दिखना भी चाहिए कि जस्टिस सर्व हुआ है। सिर्फ जस्टिस होना इज नॉट सफिशिएंट, जस्टिस हुआ है ये दिखना भी चाहिए। इट इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। इसमें एक मैक्सिम आती है कि ऑडियो अल्ट्रम पार्टनम। ऑडियो अल्ट्रम पार्टनम एक मैक्सिम है, लीगल मैक्सिम, अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे, ऑडियो अल्ट्रम पार्टनम ये बोलती है कि नो वन शुड बी हर्ड, नो वन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड। कोई भी पार्टी है, इवन कसाब का भी केस था, कसाब को भी सुना गया था, अगर हम उसे सुनते नहीं तो हमें कभी वो पता ही नहीं चलता कि दैट ही इज अ टेररिस्ट एंड ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान, राइट। तो ऑडियो अल्ट्रम पार्टनम इसके बारे में बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसके बारे में बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलता है कोई भी पार्टी अनहर्ड नहीं रहनी चाहिए, जस्टिस सिर्फ हुआ नहीं, जस्टिस दिखना भी चाहिए कि हुआ है, और कोई भी पर्सन अपने केस में जज नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया ट्रायल और ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट एलिगेशन। मेरे पर कोई एलिगेशन लग गया तो सिर्फ इसके बेसिस पे मैं जज ना हो जाऊं, अनटिल अनलेस अगर मुझे सुना नहीं जाएगा, मैं मुझे सुना जाएगा, मेरा साइड देखा जाएगा, केस को एग्जामिन किया जाएगा, एविडेंसेस लिए जाएंगे, उसके बाद डिसीजन होगा, राइट। उससे पहले कोई मीडिया ट्रायल ये सब बहुत एक
अनप्रोफेशनल चीज है, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल चीज। जो लॉ में है वो यही बात करता है, राइट। चलिए, गिवन रीजन डिसीजन एक्ट्स इम्पार्शियली एंड कैन पास बाइंडिंग ऑर्डर। वो बाइंडिंग जो भी ऑर्डर पास करेगा वो बाइंडिंग ऑर्डर होगा और वो आपको मानना ही पड़ेगा एज अ पार्टी, राइट। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के बारे में बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बेसिकली जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं वो अपने एक्शंस जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ये उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या बात कर रहा है हम इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द रूटीन एग्जीक्यूटिव एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड लॉज। These actions involve administrative discretion, meaning the authority has the freedom to choose the most appropriate course of action within legal limits. कोई भी लीगल स्कीम, कोई भी लीगल लॉ, कोई भी लॉ बन चुका है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो कैसे काम कर रहा है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है वो ढंग से परफॉर्म कर रही है या नहीं, उनका जो रूटीन चेकअप है, सॉर्ट ऑफ जो रूटीन मैनर में पता कर रहा है कि ये सब काम हो भी रहा है या नहीं ऑन ग्राउंड रियलिटी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंडर आता है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऊपर से बजट आया है, बजट के थ्रू ये आया है कि फॉर एग्जाम्पल कि जितने भी विलेजेस हैं उसमें वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक। अब ऊपर से तो बजट आ चुका है, अब क्या वो ग्राउंड रियलिटी में वहां काम चल रहा है, क्या वो सब इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये चेक करने की जो रूटीन चेकअप जो करेगा, जो रूटीन इसको रेगुलेट करेगा, जो ये सब चेक करेगा, वो किसके किसके पास अथॉरिटी है, कौन चेक करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी चेक करेगी, ठीक है। बहुत सिंपल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्जीक्यूटिव है नेचर में, यहाँ जितने भी जो बॉडीज काम कर रही हैं वो सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, उनके पास उनकी पावर है, वो एग्जीक्यूटिव नेचर में है। वो ये देख रहे हैं कि लॉ बनने के बाद इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, स्कीम बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये सब किसके किसमें दिया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंदर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, राइट। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चेक करता है, जो डेली टू डेली जितनी भी स्कीम बन रहेगा, आवास योजना, जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स है, गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर है, उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चेक करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडीज का है, राइट। चलिए, इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी पढ़ा है हमने, यूजेस एडमिनिस्ट्रेटिव जजमेंट्स, नो जुडिशियल फंक्शन, यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का जुडिशियल फंक्शन नहीं परफॉर्म होता, जो भी ये काम हो रहा है, ऑल दीज वर्क आर टू बी डिफाइंड अंडर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस and to be performed by executive authorities, right। जो भी काम हो रहा है ये सब एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, यहाँ कोई भी जुडिशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, ग्रांटिंग लाइसेंस, इशूइंग पासपोर्ट, अप्रूविंग बिल्डिंग प्लान्स, इशूइंग परमिट्स, ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये सब आप इन सबको देख के समझ पा रहे होंगे डेली लाइफ में कि ये कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो इसमें कवर हो रही हैं, राइट। जैसे हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहां जो अथॉरिटी बैठी हुई है वो सब इसी के अंडर अपना एक्शन कर रही है, इसी के अंडर अपना काम कर रही है, तो वो सब किस में आ रही है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं। जो हम ट्रांसफर हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, वो इसके अंडर जो ट्रांसफर करती हैं वो इसके अंडर आ रही हैं। कोई बिल्डिंग प्लान अगर हम अप्रूव कराने जा रहे हैं, मैप वगैरह प्लान होता है पूरा, अगर हम घर बनवा रहे हैं उससे पहले, तो वो सब इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। कोई भी पेंशन स्कीम वगैरह से रिलेटेड हम पेंशन लेने जा रहे हैं, कोई भी स्कीम से रिलेटेड कुछ भी सैंक्शन हो रहा है, वो सब इसके अंडर कवर होगा, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। Yes, see, this is the most important and most interesting thing जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर आता है, वो ये है, वो मिनिस्ट्रियल एक्शन के बारे में बात करता है। तो मिनिस्ट्रियल एक्शन क्या है ये हम समझेंगे। मिनिस्ट्रियल एक्शन बोलता है कि जो लॉ में लिखा है वही फॉलो करना है, इसमें अपना ना तो दिमाग लगाना, ना इसमें अपना कोई अलग इम्प्लीमेंटेशन करना, ना इसमें अपना डिसीजन मेकिंग करना बीच में, नो, नथिंग लाइक दैट। वी हैव टू परफॉर्म as per the law, whatever is given in law must be followed as it is। इसीलिए इसको कॉपी बुक एक्शन भी बोलते हैं कि एज इट इज जो लिखा है ना, एज इट इज फॉलो करना है, इसमें अपना बीच में कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है, राइट। चलो, ministerial action is a type of administration in which authority has no discretion, there is no discretion in it। जो भी डिसीजन मेकिंग है वो एज पर द लॉ है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो एज पर द लॉ है।
वॉट एवर इज रिटन, हाउ इट इज रिटन टू बी इम्प्लीमेंटेड, वॉट शुड बी डन, वॉट शुड नॉट बी डन, वो सब इसके अकॉर्डिंग ही, लॉ के अकॉर्डिंग ही काम होगा। ठीक है, इसमें अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। तो लॉ इसमें क्या बताता है, व्हाट शुड बी डन, हाउ इट शुड बी डन, द अथॉरिटी सिंपली प्रिस्क्राइब द, फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर्स। जो कुछ लॉ में लिखा है, जो कुछ लीगल प्रोसीजर बताया जा रहा है, उसको एज इट इज ही फॉलो करना है, राइट। उसमें अपना बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं करना है। देर इज नो डिस्क्रिशनरी पावर इन इट, इट इज होल बेस्ड अपॉन व्हाट लॉ इज सेइंग, व्हाट इज द बेसिक लीगल प्रोसीजर देयर, उसके बेसिस पे ही काम करेगा वो। इसमें अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नो डिस्क्रिशन, अनलाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जो हमने अभी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन पढ़े हैं वहां अपना डिस्क्रिशन है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो अथॉरिटी है, कैन नॉट एक्सरसाइज पर्सनल जजमेंट, कैन नॉट चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव एंड मस्ट फॉलो द लॉ एग्जैक्टली। समझ आया। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि जो भी काम हो रहा है वो एज पर द लॉ है। यहाँ अपने जजमेंट नहीं लगाने हमें इसमें बीच में, यहाँ अपना ऑल्टरनेटिव एक्शन हमें नहीं क्लेम करना, अच्छा ये ना करके हम ये कर ले, नहीं। वॉट एवर इज रिटन, वॉट एवर इज द प्रोसीजर, वी हैव टू फॉलो दैट, राइट। इसके बारे में बात करता है। ये कॉपी बुक एक्शन है, बिकॉज इट इज मैकेनिकल रूटीन, इट फॉलोज लीगल प्रोसीजर एंड एवरी स्टेप इज प्रीडिटरमाइंड बाय लॉ। प्रीडिटरमाइंड है ये लॉ का, और जितना भी जो एक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते, इसमें हम अपना इम्प्लीमेंटेशन नहीं लगाएंगे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनको एज पर द लॉ उसमें काम करना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, वो स्टेब्लिश हो चुकी है, और गवर्नमेंट ने उसको बोला कि तुम्हें अपना बैंक अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खुलवाना है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो डिनाई कर सके, दे हैव टू फॉलो द रूल। उनको फिर वो, क्योंकि सी, अगर यूनिवर्सिटी फॉर्म हो रही है तो वहां पे उसको पहले परमिशन किससे लेने जाना पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही उसको यूनिवर्सिटी फॉर्म करवा रही है अंडर यूजीसी। अगर आप थोड़ा सा इसको जाके पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूजीसी ही फॉर्म करवाती है यूनिवर्सिटीज को। तो वहां पे जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं उसको, अब आपको यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी बनाने गए, वो आपको मिल गया उसका लाइसेंस की, चलो ठीक है आप बना सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें अपना एक रोल क्रिएट कर दिया कि आपको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट खुलेगा ना, आपको एसबीआई बैंक में खुलवाना है। तो नाउ यूनिवर्सिटी कैन नॉट डिनाई दैट, यूनिवर्सिटी हैव टू फॉलो इट बिकॉज इट इज एज पर द लॉ, इट इज द लीगल प्रोसीजर देयर। वहां वो लिखा हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वहां बोल रही है, जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, चलिए, ये हमने एग्जांपल समझ लिया है, हमें समझ में आ गया है। अब हमारी जो आज का टॉपिक जो है लास्ट, वो है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड मिनिस्ट्रियल एक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या है और मिनिस्ट्रियल एक्शंस क्या है, इसके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और हम शुरू से ही शुरू कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन, देयर इज नो डिस्क्रिशन, ये हमें समझ आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास जब उसके पास अथॉरिटी आ गई है, उसके पास वो लॉ बना सकता है, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस फॉर्म कर सकता है, तो वहां उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर अपने आप ही आ जाती है, वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन कर सकता है। बट अंडर मिनिस्ट्रियल एक्शन, अगर कोई भी मिनिस्ट्रियल एक्शन चल रहा है, वहां पर उसे एज पर द लॉ ही चलना है। उसके जो काम है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो उसका एक लीगल प्रोसीजर है, उसका एक लॉ है पर्टिकुलरली, उसे वही फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अथॉरिटी यूजेस जजमेंट, अथॉरिटी फॉलोज लॉ एग्जैक्टली। यहाँ पे जजमेंट के बेसिस पे काम चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्शन में। वहां वो किसके बेसिस पे काम कर रहा है, जजमेंट के बेसिस पे। जैसा केस वैसा सर्कमस्टेंसेस, उसके बेसिस पे जजमेंट, उस जजमेंट के बेसिस पे ही अथॉरिटी काम कर रही है, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो लॉ में लिखा है, जो लॉ है, जो लॉ बना हुआ है, वो उसको एग्जैक्टली फॉलो कर रही है। There is no judgment to be followed here. They have to follow whatever is written in the law. जो लॉ में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, जो लीगल प्रोसीजर है, वही उसको फॉलो करना है। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल, ये हमें समझ में आ गया। इट इज अ फिक्स प्रोसीजर, जब वो अपना इसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ कर सकता है,
अपना इसमें दिमाग कुछ लगा सकता है, अपने रूल्स फॉलो, अपने रूल्स ही बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि ये बहुत फ्लेक्सिबल हुआ। ठीक है। और जब ये एक प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, एक लॉ फॉलो कर रहा है, तो वहां वो उसका फिक्स्ड प्रोसीजर हो ही गया। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। देयर इज नो डिफिकल्ट थिंग टू जस्ट थिंक अबाउट। एग्जाम्पल है इसका, जैसे ग्रांटिंग लाइसेंस, किसी भी चीज का अगर हम लाइसेंस लेने जा रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंडर आता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्टिफिकेट इशू हो रहा है तो वो मिनिस्ट्रियल एक्शन के अंदर आता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो वो मिनिस्ट्रियल एक्शन के अंडर है। और अगर आप कोई भी लाइसेंस लेने जा रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हो, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का। राइट। काम दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ही कर रही है इसमें, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। ये एक ये एक ऐसा रूल और बायलॉज फॉलो कर रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने खुद बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट करा रहा है, उसके बेसिस पे ही ये रन कर रहा है। यहाँ ये जो काम कर रहा है ये इसे एक लॉ ऑलरेडी प्री डिफाइंड मिला हुआ है, उस लॉ के बेसिस पे इसे पूरा अपना काम करना। आया समझ में? ये बहुत सिंपल था। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो लेंगे, मैंने उसमें आपको दो चीज कमेंट करने के लिए बोली है, आप वो दोनों चीज कमेंट करिए। और इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का पूरा रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, आप कमेंट में पीडीएफ लिखिए, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और आगे फर्दर वीडियोस आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे मेंटोरशिप से रिलेटेड हो, गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए, टीसीआर फैमिली आपके साथ हमेशा है। ओके। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको जरूरत है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम। आवर टीम विल कनेक्ट यू टू अस, और वो एक प्रॉपर, हम आपकी गाइडेंस के लिए यहाँ पे हैं। डोंट वरी, वर्क हार्ड, स्मार्ट काम करिए, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। मैं फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।